मैं डॉक्टर मंजू मीना से आचार्य पॉलिटिकल साइंस एमएस गर्ल्स कॉलेज। कल की क्लास में हम लोगों ने प्लेटो के परिवार के साम्यवाद और उसके कारणों को देखा और आज हम प्लेटो के परिवार के साम्यवाद का मूल्यांकन करेंगे। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की योजना के दो दृष्टिकोण हैं। जहाँ तक हम स्त्रियों के कल्याण की बात देखते हैं या राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने की बात देखते हैं, तो उस दृष्टि से प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की जो योजना है वह उदार, क्रांतिकारी, व्यवहारिक और आधुनिक प्रतीत होती है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी जनसंख्या के आधे भाग की उपेक्षा करके और विकासोन्मुख तथा सभ्य नहीं हो सकता है। परंतु जहाँ तक विवाह, संतानोत्पत्ति और उनके पालन पोषण का प्रश्न है, प्लेटो की परिवार की साम्यवाद की जो योजना है वो हमें अनैतिक और अप्राकृतिक, हास्यप्रद और असभ्य समाज की द्योतक जो है प्रतीक होती है। और इसी कारण से हम प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की आलोचना जो है वो करते हैं, और उसमें पहली आलोचना जो हम करते हैं उसका आधार यह है कि प्लेटो ने जो अपनी साम्यवादी योजना रखी है, जिसको कि प्लेटो ने दो भागों में विभाजित किया है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए ये अनावश्यक है, मतलब इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा की जो लंबी चौड़ी व्यवस्था की है उसके माध्यम से उसने अपने अभिभावक वर्ग को इतना योग्य और प्रशिक्षित कर दिया है, उनकी आत्मा को प्रकाशोन्मुख कर दिया है कि उन्हें और किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं और किसी भी सिद्धांत को प्लेटो को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, जिसमें प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा के गुण के अनुरूप जो है अपना विकास जो करने का अवसर जो है वो मिलना चाहिए। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम उसे सही मान करके नहीं चलते हैं, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति जो अपने गुणों के अनुरूप जो है श्रेष्ठता और निपुणता को प्राप्त करें, तो स्त्रियों को जो है गृह संचालन और बच्चों के लालन पालन में जो निपुणता प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से वो राज्य को अपनी सेवाएं जो है समर्पित करती हैं। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके स्त्रियां राज्य की सेवा कर सकती हैं, लेकिन उनका जो स्वाभाविक कार्य है परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, उस कार्य की उसमें उपेक्षा होगी, और अगर ऐसा होता है तो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है वो नहीं हो सकता। और इस आधार पर भी हम प्लेटो की परिवार के साम्यवाद की, पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना जो है वो करते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं जिसके आधार पर हम प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हैं वो है नैतिक गुणों का ह्रास। मतलब कि बच्चे परिवार में रह करके जिन जिन गुणों का विकास करते हैं, अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं, प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सेवा आदि गुणों का जो विकास होता है उनका, वो सार्वजनिक शिशु गृह में रह करके वह इन गुणों से वंचित रह जाएंगे। मतलब कि बच्चों के लिए माँ का जो त्याग होता है या माँ का बच्चों के लिए जो प्यार होता है, ये सब जो है वो सार्वजनिक शिशु गृह में रह करके नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि प्लेटो ने परिवार को केवल एक विकृत या बुरी संस्था के रूप में देखा है, जहाँ पर की स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं जो है वो पैदा होती हैं। परिवार में ही शिशु जिन नैतिक गुणों का विकास कर सकता है वो शिशु गृह में वो प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना जो है वो करते हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि प्लेटो के परिवार की साम्यवादी जो व्यवस्था है वह मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा करने वाली है, क्योंकि प्लेटो की ये व्यवस्था सामाजिक जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको भी नष्ट करने में सहायक हो सकती है, और इसका प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर जो है बुरा पड़ सकता है। और इस आधार पर भी हम प्लेटो की इस परिवार की साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना जो है वो करते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी कहते हैं कि प्लेटो की जो परिवार की जो साम्यवादी व्यवस्था है उससे प्लेटो जो समाज में व्यवस्था स्थापित करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। जो राज्य परिवार अर्थात एक व्यक्ति राज्य के रूप में
धारण कर लेगा, परंतु ऐसा राज्य अंत में उस सीमा तक एकता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब वो तो ये चाह रहा है कि इसके माध्यम से एकता स्थापित होगी, लेकिन इसके माध्यम से एकता नहीं होगी, बल्कि एक राज्य में ही दो राज्यों का निर्माण प्लेटो इसके माध्यम से कर देगा। और इस आधार पर भी हम इसको अव्यवहारिक, अनावश्यक, अमनोवैज्ञानिक जो है मान करके चलते हैं। साथ ही साथ में प्लेटो ने जो अपनी ये साम्यवादी व्यवस्था रखी है, जिसमें कि उसने अपने अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति से वंचित किया है, तो उसमें हमें ये लगता है कि प्लेटो को अपने दार्शनिक वर्ग के ऊपर विश्वास नहीं था। क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहा है कि हमारा जो दार्शनिक वर्ग है, जो अभिभावक वर्ग है, जो दर्शन, विवेक और बुद्धि से की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, और जो जन कल्याण के लिए अपना कार्य करेगा, और उसने शिक्षा की भी ऐसी व्यवस्था कर दी है, कठोर शिक्षा की व्यवस्था, जिससे कि वो अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होगा। लेकिन प्लेटो ने इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था की, फिर भी उसे साम्यवादी व्यवस्था को प्रस्तुत करना पड़ा। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि प्लेटो को अपने दार्शनिक वर्ग के ऊपर कहीं न कहीं अविश्वास था, और इसी कारण से उसने अपनी ये साम्यवादी योजना जो है वो प्रस्तुत की है, और इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना जो है वो करते हैं। नेक्स्ट में हम इसकी आलोचना इस आधार पर भी करते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो नीरस और प्रेरणा रहित है। मतलब कि संरक्षक वर्ग को उसने संपत्ति और पारिवारिक जीवन का जो स्वाभाविक सुख है, जो आनंद है, उससे उसने वंचित कर दिया है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उनके दार्शनिक वर्ग के लिए आकर्षण का कोई भी क्षेत्र जो है वो नहीं छोड़ता है। और इससे क्या होगा कि उनका जीवन जो है प्रेरणा रहित, उत्साह और मतलब कुशलता रहित बन जाएगा। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वो पूरे समाज से जो है कट जाएंगे, और जिसे कि हम उचित नहीं मान सकते हैं, जिसे कि हम सही नहीं मान सकते हैं। कि जिस व्यक्ति के जीवन, स्वयं के जीवन में कोई उत्साह नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति दूसरों के जीवन में उत्साह लाने का कार्य जो है वो कैसे कर सकता है, या पूरे उत्साह के साथ वो अपनी अ, पूरी कैपेसिटी के साथ अपने कार्य को संपादित करेगा। इसमें हमें थोड़ा सा संदेह जो है वो नजर आता है। साथ ही साथ में हम इसमें ये भी मानते हैं कि प्लेटो का जो ये साम्यवाद है, ये अराजकता को प्रोत्साहित करेगा। इसमें राज्य में व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। प्लेटो एक तरफ तो ये चाह रहा था कि उसके समाज में, उसके राज्य में व्यवस्था बनी रहे, और सभी जो है अपने कार्य को संपादित करें, किसी तरह की कोई बुराई और दुर्गुण उसके राज्य में नहीं हो। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था प्लेटो कर रहा है, उससे समाज में एकता के स्थान पर, व्यवस्था के स्थान पर फूट और अराजकता जो है वो स्थापित हो जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर हम प्लेटो की जो परिवार की साम्यवादी व्यवस्था है, उसका जो ये सिद्धांत है, उसकी हम आलोचना जो है करते हैं। और व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन, मतलब कि ये दोनों ही मनुष्य की जो है स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, और उन्हें उनसे वंचित करके, उन्हें उनसे वंचित करना जो है एक तरह से अस्वाभाविक, अप्राकृतिक और अव्यवहारिक हम उसे मानते हैं। तो इस कारण से हम प्लेटो के इस परिवार के साम्यवाद को व्यवहारिक मान करके नहीं चल सकते हैं। धन्यवाद।